बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 10 के टोटल 12 न्यूमेरिकल्स हैं और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं उनकी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिस्ट बना दी है। अगर आप इन फार्मूलाज को याद कर लें तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के पहले 6 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो लास्ट वाले 6 न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके पार्ट 2 के अंदर सॉल्व करेंगे, क्योंकि 12 के 12 न्यूमेरिकल्स अगर हम इसी वीडियो में हल करेंगे, सॉल्व करने बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज को गो थ्रू करते हैं और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास मौजूद है इम्पोर्टेंट फार्मूला लिस्ट। यहाँ पर आपके इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हमारे पास होता है EMF इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। ठीक है, तो ये छोटा सा फार्मूला हमारे इस एक्सरसाइज के 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1, 4, 9 और 10। तो इस फार्मूले को आपने अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, जिसका फार्मूला आप ड्राइव करते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आप यहाँ पे एंगल 90 डिग्री पुट कर दे तो साइन 91 हो जाएगा, तो हमारे पास फोर्स बनेगी क्यू वी बी। ये मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला है। तो ये फार्मूला हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 में यूज़ करना है और ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज की हमारे पास होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्केयर और क्यू डेल्टा वी इस तरफ वैसे ही लगा लें। तो ये वाला जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल नंबर 2 और 7 के अंदर यूज़ होगा। इसको अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ वाला टॉपिक भी अच्छे से याद कीजिएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैराडेज लॉ का फार्मूला क्या होता है? EMF इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो फैराडेज लॉ का फार्मूला हम 3 न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 के अंदर। अच्छा, इस फार्मूले को ना हमें इन न्यूमेरिकल्स के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर वो हमें फ्लक्स नहीं देता, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दे देता है, तो हम फ्लक्स जानते हैं इक्वल होता है बी डॉट ए, तो हम फ्लक्स की फार्मूला पुट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। जब आपको न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगा आगे वीडियो में तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वहाँ पर उसके ऊपर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। आप जानते हैं जब चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो सर्कल में घुमाने वाली फोर्स कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमा रही होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल रख दें सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं क्यू वी बी होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है एम वी स्केयर ओवर आर। यहाँ पे एक वी से एक वी कट जाएगा, ठीक है। आर को आप उधर ले जाएं, इधर एम वी बच गया चूंकि एक वी से एक वी कट गया था और ये वाला क्यू भी इस तरफ आ गया। तो आर का फार्मूला क्या बना? एम वी ओवर क्यू बी। ये वाला फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा। ये वाला फार्मूला न्यूमेरिकल नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। इसके बाद आपने वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक पढ़ा है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर आपको पता है कि अगर चार्ज को हमने अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाना है तो उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का इक्वल होना ज़रूरी है। तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं क्यू ई होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू वी बी होता है। क्यू से क्यू कट जाएगा तो E इज इक्वल टू वी बी बनेगा। ये वाला फार्मूला न्यूमेरिकल नंबर 11 के अंदर इस्तेमाल होगा। इसके बाद ओहम्स लॉ का फार्मूला भी आप जानते हैं, E इज इक्वल टू आई आर या V इज इक्वल टू आई आर। तो ये छोटा सा फार्मूला न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर यूज़ होगा। और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम किसी कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे
तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी और उस फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा। तो ये वाला फार्मूला न्यूमेरिकल नंबर 12 में यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स ये हैं वो फार्मूलाज जिनका याद होना आपको ज़रूरी है अगर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इन फार्मूलाज को पहले अच्छे से याद कीजिए, किसी पेज पर नोट डाउन कर लीजिए या फिर यहीं पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको ये फार्मूलाज आते होंगे तो फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम इसके पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आइए पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझते हैं। कहता है अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली into a magnetic field at a speed of 1500 मीटर पर सेकंड। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया 90 डिग्री पे, कितनी स्पीड के साथ, 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जिसको हम बी से शो करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को हमने इस फील्ड के अंदर वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट किया। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में और इसको हमने प्रोजेक्ट किया, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाई एक्सिस में है तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो अब जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम एंटर करवाते हैं परपेंडिकुलरली तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है जिसका फार्मूला आपने ड्राइव किया हुआ है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो वो यही कहता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करवाया। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल दिया गया है जिसको हम 90 डिग्री लिखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर के अंदर एंगल 90 डिग्री होता है। तो इनिशियल एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, इसको हम थीटा 1 से शो करते हैं और स्पीड हमारे पास 1500 मीटर पर सेकंड है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्योंकि ये इनिशियल स्पीड है तो इसको हम v1 से शो करेंगे। आगे कहता है इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। जाहिर सी बात है जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास एफ है। आगे कहता है एट व्हाट एंगल, यानी कि अब आपने एक एंगल फाइंड करना है। तो इनिशियल एंगल हमारे पास 90 डिग्री था, अब वो जो एंगल फाइंड करवा रहा है उसको हम फाइनल एंगल कह लेते हैं, थीटा 2 से शो कर लेते हैं, ये हमने मालूम करना है। With the field, the particle should be projected at a speed of 2000 मीटर पर सेकंड। अब हमने पार्टिकल को कितनी स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया, 2000 मीटर पर सेकंड और इसको हम फाइनल स्पीड का नाम देंगे v2 से शो करेंगे सो दैट इट एक्सपीरियंसेस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ताकि इसके ऊपर जितनी पहले फोर्स लग रही थी अब भी उतनी ही फोर्स लगे। यानी पहले हमने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर एंटर करवाया इस स्पीड के साथ तो उसके ऊपर फोर्स लगी F। अब हम उस चार्ज पार्टिकल को इतनी स्पीड के साथ एंटर करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर इतनी ही फोर्स लगनी चाहिए। तो कितने एंगल पे हम उसको प्रोजेक्ट करवाएं कि पहले जितनी ही फोर्स लगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, इनिशियल स्पीड, इनिशियल एंगल, फाइनल स्पीड और फाइनल एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, द फार्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि जो फोर्स है वो सेम लगनी चाहिए, यानी पहले वाली फोर्स और बाद वाली फोर्स दोनों सेम होनी चाहिए। यानी पहले वाली फोर्स को चले हम F1 का नाम दे लेते हैं और जो फाइनल फोर्स है उसको हम F2 का नाम दे लेते हैं। अब फोर्स का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, F इक्वल होता है क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास होगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल फोर्स है तो हम यहाँ पे वेलोसिटी के साथ भी इनिशियल लगाएंगे, एंगल भी इनिशियल होगा। F2 के लिए v के साथ भी 2 लगाएंगे, थीटा के साथ भी 2 लगाएंगे। चार्ज हमारे पास सेम है, पॉजिटिव चार्ज इसके साथ 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास सेम है, इसके साथ भी 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और B से B कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आया V1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू V2 और साइन थीटा 2 हमारे पास आया। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास एंगल आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करने से। तो देखिए हमारे पास V1 की वैल्यू है 1500, इसको लिख दें,
थीटा वन हमारे पास 90 डिग्री है इज इक्वल टू V2 हमारे पास 2000 है और साइन थीटा टू तो हमने फाइंड करना है तो इसको थीटा टू ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप हिंट दे ले, हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारे पास आएगा 1500 साइन 91 इसकी वैल्यू पुट कर दें इज इक्वल टू 2000 और साइन थीटा टू। अब इस 2000 को उधर ले जाएं, उधर उधर जाकर ये अब 2000 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाएं, उस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा तो हम लिख लेते हैं 1500 ओवर 2000 इधर रह गया साइन थीटा टू। ठीक है, 1501 से मल्टीप्लाई होगा तो 1500 ही आएगा, ये 2000 उधर जाकर डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं 1500 को 2000 पे तकसीम करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 2000 ये हमारे पास आया 0.75 और इस तरफ हमारे पास आया साइन थीटा टू। अब इसको मज़ीद हम यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं। साइन थीटा टू हमारे पास इक्वल आया 0.75। ठीक है, इसको मैंने तरतीब से लिख लिया। आप जानते हैं ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो इनकी हम साइड्स को चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा टू को उस तरफ लिख लिया और 0.75 को इस तरफ। अब आप थीटा टू इधर रखें क्योंकि हमने थीटा टू फाइंड करना है। साइन इधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन का इन्वर्स। जब एंगल दो साइड पे जाता है तो उसका इन्वर्स लिखा जाता है। अब आप कैलकुलेटर से साइन इन्वर्स 0.75 ले लें तो ये हमारे पास आएगा 48.6 डिग्री। ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ करके 49 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एंगल फाइनल वाला कि अगर हम इस एंगल के साथ 49 डिग्री के साथ इस पार्टिकल को 2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो जो उसके ऊपर पहले केस में फोर्स लगी थी अब भी उतनी ही फोर्स लगेगी। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 किलोवोल्ट इन एन ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप हमारे पास एक ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर जाकर टकराते हैं जिससे वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनता है ग्राफ का। तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया और कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया 15 किलो वोल्ट। तो हम गिवन डाटा के अंदर वैल्यूज लिखते जाते हैं। उसने पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम शो करते हैं डेल्टा वी से। इसकी वैल्यू हमारे पास है 15 किलो वोल्ट। अब यहाँ से हम किलो को ख़त्म करेंगे और इसको वोल्ट के अंदर लिखेंगे तो 15 वैसे ही लिख लें। किलो आप जानते हैं 1000 या 10 की पावर 3 होता है तो यहाँ पे आप 3 ज़ीरो लगा लें तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई 15,000 वोल्ट। अब द इलेक्ट्रॉन्स देन पासिस थ्रू अ 0.35 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.35 टेस्ला। इसको लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करेंगे विच इज 0.35 टेस्ला। अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, चार्जेस को डिफ्लेक्ट करती है। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगा, पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लगाएगी फोर्स दैट डिफ्लेक्ट्स देम टू द डिजायर्ड पोजीशन ऑन द स्क्रीन। इस मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। Find the magnitude of the maximum force that an electron can experience। इस मैग्नेटिक फील्ड ने चार्जेस के ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगाई है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगाई है वो आपने मालूम करनी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स। इसको एफ से शो करेंगे, इसके साथ छोटा सा एम ए एक्स मैक्सिमम भी लिख लें, ये हमने मालूम करनी है। अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू ज़ुबानी आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो देखें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको क्यू से चले शो कर लेते हैं, इसको ई से भी शो करते हैं। स्मॉल ई का सिंबल इसके लिए स्पेसिफिक यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 9.1
इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब क्योंकि हमने मैक्सिमम फोर्स फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है QVB। ठीक हो गया। अब अगर हमने मैक्सिमम फोर्स को फाइंड करना है तो हमारे पास 3 फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। पहला हमारे पास चार्ज, दूसरा हमारे पास वेलोसिटी और तीसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास चार्ज की वैल्यू हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमें गिवन है और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास गिवन डाटा में नहीं है। तो इसका मतलब पहले हमें वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम मैक्सिमम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और पहले हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होती है Q इंटू डेल्टा वी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ एम वी स्केयर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे इसका फार्मूला लिख लें, इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी एज इट इज़ लिख दें। क्योंकि हमने पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी का स्केयर आप इधर रखें, क्यू डेल्टा वी इस तरफ है। ठीक है, अब इस तरफ से हमें 2 और m को इस साइड पे लाना है। तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और m इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकें। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करने से v स्केयर हमारे पास बनेगा 2 और q की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और डेल्टा v हमारे पास है 15,000 ओवर m की वैल्यू हमारे पास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो v स्केयर इज इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इसको लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 15,000 से। तो ये हमारे पास आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -15। ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। बटे में हमारे पास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब वी स्केयर वैसे ही लिख लें, इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 4.8 इंटू 10 की पावर -15 को हम डिवाइड करेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 पे। तो ये हमारे पास आया 5.2747 इंटू 10 की पावर 15। अब क्योंकि हमने तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो वेलोसिटी का स्केयर ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम टेकिंग स्केयर रूट लेते हैं। तो लिखते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे जब स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर के साथ वो कट जाएगा, हमारे पास v आएगा। इसका स्केयर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 7262730.92। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी हम 7.26 कर लेते हैं। तो इशारिया यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स पीछे चला गया तो 10 की पावर 7 लिख लें और 7 मीटर पर सेकंड लगा दें। अब क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी, अब वेलोसिटी हमने इस तरीके से फाइंड कर ली। अब हम मैक्सिमम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, लिहाजा अब हम मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला लगाते हैं जो हमारे पास है F मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू आएगी, Q की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेलोसिटी हमने फाइंड की विच इज 7.26 इंटू 10 की पावर 7 और मैग्नेटिक फील्ड B हमारे पास है 0.35। तो इसको लिख लेते हैं 0.35। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर से। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये चूँकि मेरे पास पहले ही कैलकुलेटर में लिखा हुआ है, अभी मैंने फाइंड किया, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 10 की पावर -19 से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 से।
तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 4.06 है। तो चले 4.1 कर लेते हैं, इशारे के बाद हम एक हिस्सा ले लेते हैं, इंटू 10 की पावर -12। और आप जानते हैं फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम फोर्स को फाइंड कर लिया। मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला था क्यू वी बी, हमारे पास वी नहीं था, तो वी को हमने फाइंड किया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करके। इस तरीके से वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, वी आ गया। इसके बाद हमने मैक्सिमम फोर्स को फाइंड किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कैलकुलेटर से ये वैल्यूज़ को सॉल्व कीजिएगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जो वो डाटा देगा उसको हम गिवन डाटा के अंदर साथ-साथ यहाँ पर लिखते जाएँगे। तो कहता है अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। तो ये हमें साइड ऑफ स्क्वायर कॉइल उसने दिया है, तो यहाँ पे इसको लिख लिया। चूँकि ये हमारे पास लेंथ है व्हिच इज़ 15 सेंटीमीटर, ठीक है? तो लेंथ हमें साइड की दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि लेंथ का एस यूनिट मीटर होता है, तो सेंटी को ख़त्म करने के लिए हम 15 को 100 पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0.15 मीटर। आगे लिखता है ईच कंसिस्ट्स ऑफ 60 टर्न्स, और इस कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 60 हैं। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, इसको कैपिटल एन से शो करेंगे, जो कि हमारे पास 60 दिए गए हैं। आगे कहता है इनिशियली इट इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दी गई है 0.8 टेस्ला। तो हम लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी के साथ शो करते हैं, विच इज 0.8 टेस्ला, सच दैट द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब प्लेन परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास एंगल आप जानते हैं इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। चूंकि हमने प्लेन का एंगल नहीं लेना, हमने एरिया का एंगल लेना होता है, जो कॉइल का एरिया होता है उसका एंगल। द कॉइल इज देन टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। उसके बाद हमने उस कॉइल को कितने एंगल पे टर्न किया, 30 डिग्री पे। तो ये हमारे पास फाइनल एंगल है, इसको हम थीटा 2 से शो कर लेते हैं, विच इज 30 डिग्री, ठीक है। इन अ टाइम ऑफ 2 सेकंड, और हमने जो उस कॉइल को टर्न किया उसमें टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो हमारे पास टाइम दिया गया है, इसको हम डेल्टा टी से शो करेंगे, विच इज 2 सेकंड। तो ये हमारे पास डाटा था, हमें साइड की लेंथ दी गई उसको हमने लिख लिया, नंबर ऑफ टर्न 60 दिए गए उसको लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दी 0.8 टेस्ला, उसको भी यहाँ पे लिख दिया। इनिशियल एंगल हमारे पास 0 डिग्री है और फाइनल एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, और एंगल चेंज होने में जो टाइम लगा, टाइम हमारे पास 2 सेकंड है। तो ये वैल्यूज़ उसने दी थी। इसके बाद वो फाइंड क्या करवाना चाहता है, कहता है डिटरमिन द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपने फाइंड करना है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम स्मॉल ई से शो करते हैं, एप्सिलॉन से शो करते हैं, ये हमने मालूम करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ करेंगे। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फार्मूला आप लोग जानते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होता है। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला के अंदर हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसको लिखते हैं EMF इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई। आप जानते हैं चेंज इन फ्लक्स है, और चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डेल्टा जो है वो चेंज को शो करता है, तो हमारे पास ये होगा पहले वाला फ्लक्स माइनस बाद वाला फ्लक्स। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद इसको मज़ीद थोड़ा-सा सॉल्व करते हैं, EMF इज़ इक्वल टू एन। अब आप जानते हैं कि फ्लक्स का हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है यहाँ पर बी ए कॉस थीटा, ठीक है। फ्लक्स होता है बी डॉट ए, ओपन करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, ये हमारे पास फ्लक्स का फ़ॉर्मूला है। इसको यहाँ पे भी पुट कर दें, यहाँ पे भी। तो फाई 1 हमारे पास होगा बी ए कॉस, यहाँ पे थीटा के साथ 1 लगा दें, चूँकि ये 1 वाला है, माइनस ये फिर फ्लक्स है, तो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा के साथ 2 लगा दें, चूँकि सेकंड फ्लक्स में एंगल हमारे पास फाइनल लिया जाएगा, ओवर डेल्टा टी। तो हमने क्या किया, पहले फैराडेज लॉ का फार्मूला लगाया,
अब इसमें चूँकि हमारे पास डेल्टा फाई नहीं है तो हम डेल्टा फाई को लिख लेते हैं फाई 1 माइनस फाई 2। फाई हमारे पास होता है बी ए कॉस थीटा, तो दोनों की जगह पे हमने उसका फार्मूला लगा दिया। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट में से बी ए को कॉमन ले सकते हैं। तो बी ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये वो फार्मूला है जिसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अभी भी इसमें हम एक स्टेप और कर सकते हैं कि एरिया जो है उसको हम पुट कर सकते हैं लेंथ का स्क्वायर। आप जानते हैं लेंथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो एरिया होता है, और लेंथ का क्यूब यानी लेंथ अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो वो वॉल्यूम होता है। क्योंकि हमारे पास एरिया यहाँ पर नहीं दिया गया, लेंथ दी गई है, तो हम एरिया को लेंथ की फॉर्म में लिख लेते हैं EMF इज इक्वल टू एन बी। एरिया हमारे पास आया लेंथ का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ओवर डेल्टा टी। अब हमारे पास फार्मूला इस फॉर्म में आ गया है कि इसमें हम सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जो पहले वाला फार्मूला था वो ऊपर वाला, उसमें हम वैल्यूज सारी की सारी पुट नहीं कर सकते, उसको हमें सॉल्व करना पड़ा। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। EMF इज इक्वल टू हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है विच इज 60 इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है विच इज 0.8 लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ हमारे पास है 0.15 इंटू कॉस थीटा 1 हमारे पास 0 डिग्री है माइनस कॉस थीटा 2 हमारे पास 30 डिग्री है ओवर डेल्टा टी, और टाइम आप जानते हैं हमारे पास 2 है। अब इस तरह करते हैं, इसको एक लाइन में पहले कन्वर्ट करते हैं। इस 2 को हम यहाँ पे इस 60 के साथ कैंसिल कर देते हैं तो ये आएगा 30। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 30। 30 2 60 होता है। अब ये बटा इससे ख़त्म हो जाएगा तो हमें एक ही लाइन के अंदर इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 0.8 इसके बाद लिख लेते हैं। ठीक है, 0.15 का हम यहाँ पर कैलकुलेटर से स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 0.15 और इसका स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आया 0.0225। ठीक है, अब cos 0 की वैल्यू लें। cos 0 आप जानते हैं 1 होता है, माइनस cos 30 हमारे पास आएगा 0.8660। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व करते हैं। 30 वैसे लिख लें। ठीक है, इसके बाद 0.8 लिख लें, और ये हमारे पास 0.15 का स्क्वायर आया था 0.0225। ठीक है, अब 1 में से इसको माइनस कर दें, 1 माइनस दिस, तो ये हमारे पास आएगा 0.13397। ठीक हो गया। अब इन चारों नंबरों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.0225 मल्टीप्लाई करता हूँ 0.8 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ 30 से। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर पर आंसर आया 0.072, और आप जानते हैं कि EMF का यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है। तो इस तरीके से हमने एवरेज इंड्यूस्ड EMF उसने पूछी थी और ये हमने फाइंड कर ली। आपने फैराडेज लॉ लगाना है, इस फॉर्मूले को सिंपलीफाई करना है, इस फॉर्म के अंदर लेके आना है जिस फॉर्म के अंदर आप सारी की सारी वैल्यूज़ वो वाली डाटा वाली पुट कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करें, उसके बाद आप कैलकुलेटर के साथ इनको सॉल्व करते जाएँ और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ध्यान के साथ समझिएगा। कहता है A metallic rod is moving through a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। एक हमारे पास मेटल की रॉड है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जिसकी वैल्यू 0.2 टेस्ला है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को या मेटालिक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं मोशनल EMF। तो आगे उसने यही लिखा है द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स इज फाउंड टू बी 0.8 वोल्ट। तो उस मेटालिक रॉड के अंदर जो EMF इंड्यूस हुई है वो 0.8 वोल्ट है, यानी 0.2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी EMF इंड्यूस करवा रही है, 0.8 वोल्ट। आगे कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस एन EMF ऑफ 2.4 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स। अब हम उसी मेटालिक रॉड के अंदर 2.4 वोल्ट की EMF इंड्यूस कराना चाहते हैं। तो हाउ मच फील्ड स्ट्रेंथ इज नीडेड फॉर दिस। तो 2.4 वोल्ट की EMF इंड्यूस करवाने के लिए कितनी फील्ड चाहिए।
यानी आपने देखा कि अगर हमने 0.8 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस करवानी है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी चाहिए, 0.2 टेस्ला। तो अगर हमने ईएमएफ 2.4 वोल्ट इंड्यूस करवानी हो तो फिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो आइए इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, 0.2 टेस्ला। इसको हम B1 से शो कर लेते हैं, 0.2 टेस्ला। इसके बाद इनिशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास है 0.8 वोल्ट। तो इनिशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ चलें इसको E1 से शो करते हैं, विच इज़ 0.8 वोल्ट। इसके बाद हमारे पास फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू उसने दी हुई है, तो इसको हम E2 से शो कर लेते हैं। ये हमारे पास है 2.4 वोल्ट। और हमने फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको फाइंड करना है, इसको हम B2 से शो कर लेते हैं। ये हमने मालूम करनी है, यानी कि जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमने 1 का सिंबल लगा दिया और फाइनल वैल्यूज़ के लिए हमने EMF2 और B2 के साथ उसको शो कर दिया। अब फार्मूला हम वही मोशनल ईएमएफ का यूज़ करेंगे। आप जानते हैं मोशनल ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, VBL sin थीटा। आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास दो ईएमएफ हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, लिहाजा हम ईएमएफ का फार्मूला भी दो दफ़ा अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं इनिशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास होगी E1, चूँकि इनिशियल के लिए हम 1 का जो है वो पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये होगी VBL sin थीटा। अब E1 के लिए हम यहाँ पे B के साथ भी मान लगाएंगे। मेटेलिक रॉड सेम है, उसकी वेलोसिटी भी सेम है, एंगल भी सेम है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। इसी तरह हमारे पास फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी E2 से उसको शो करेंगे, विच इज इक्वल टू VB2L sin थीटा। तो हमने क्या किया, हमारे पास चूंकि दो ईएमएफ है लिहाजा हमने दो दफ़ा फार्मूला अप्लाई किया। E1 जब फार्मूला अप्लाई किया तो इधर B के साथ मान लगा दिया, E2 वाला फार्मूला जब अप्लाई किया तो B के साथ भी 2 लगा दिया। अब इन दोनों फार्मूलाज को हम इक्वेशंस का नाम दे लेते हैं, पहले को इक्वेशन 1 का, दूसरे को इक्वेशन 2 का, और इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं। तो लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे आप डिवाइड कर दें, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू, राइट साइड को आप राइट साइड पे डिवाइड कर दें, VB1L sin थीटा ओवर VB2L sin थीटा। तो हमने क्या किया, दो दफ़ा फार्मूला लिख लिया और इन दोनों फार्मूलाज को इक्वेशंस का नाम देने के बाद इनको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप जानते हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, V से V से कैंसिल हो जाएगा, चूँकि ये सेम है। अब जो बाकी बच गया उसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास है E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2। अब क्योंकि हमने फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B2 फाइंड करनी है तो लिहाजा हम इसमें से B2 को सेपरेट करेंगे और बाकी एक साइड पे कर देते हैं। तो B2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू, ये वाला B1 इधर वैसे का वैसे ही लिख लें, E2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह E1 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हमने क्या किया, B2 को उधर ले गए और इन दोनों को इधर ले आए। ये दोनों जब इधर आएंगे तो उल्ट हो जाएंगे, E2 ऊपर चला जाएगा और E1 नीचे आ जाएगा, B1 इधर वैसे का वैसे ही है। अब ये हमारे पास फार्मूला B2 का बन गया है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट करने से तो हमारे पास B2 इज इक्वल टू आएगा, B1 की वैल्यू हमारे पास 0.2 टेस्ला है तो 0.2 लिख दें, E2 हमारे पास 2.4 है और E1 हमारे पास 0.8 है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 से तो ये हमारे पास आएगा 0.48 और बटे वाला 0.8 आप एक दफ़ा वैसे ही लिख लें। अब 0.48 को डिवाइड कर दें 0.8 पर तो ये हमारे पास आएगा 0.6। तो B2 हमारे पास आया 0.6 और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमारे पास टेस्ला होता है। तो इस तरीके से हमने फाइनल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली। यानी अगर हमें 2.4 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस करवानी है तो हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी, 0.6 टेस्ला।
तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 5 एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है अ कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। कॉपर रिंग का रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो हम गिवन डाटा के अंदर चीज़ों को साथ-साथ पुट करते जाते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले हमें उसने रेडियस ऑफ रिंग दिया है व्हिच इज़ 4.0 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं सेंटी 10 की पावर -2 होता है। इसके बाद कहता है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1.0 मिली ओम, और कॉपर रिंग की हमारे पास रेजिस्टेंस उसने दी है तो लिख लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ रिंग, इसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे विच इज़ 1.0 मिली ओहम। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1.0 वैसे लगा लेते हैं। और मिली मिली आप जानते हैं 10 की पावर -3 होता है। तो आपके ना ये पहले चैप्टर के स्टार्ट के अंदर प्रीफिक्सेस का टेबल बना हुआ है। सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फेम्टो है, एटो है, पिको है, तो ये सारे आपको आने चाहिए। ये यूज़ होते रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो हमारे पास सेंटी और मिली हैं। आगे लिखता है अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड ओवर द रिंग। अब हमने इस रिंग के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला। पहले मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला थी, फिर हमने चेंज करके इंक्रीज करके कितनी कर दी 0.4 टेस्ला। तो हमारे पास यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनिशियल वाली है और ये वाली फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं कि इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बी आई से शो करेंगे, आई फॉर इनिशियल। ये हमारे पास है 0.2 टेस्ला। और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है और एफ फॉर फाइनल, ये हमारे पास है 0.4 टेस्ला। और इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने में हमें टाइम लगा इन टाइम इंटरवल ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। तो ये हमें उसने टाइम इंटरवल दिया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टाइम इंटरवल डेल्टा टी से शो करेंगे, 5 ज़रब 10 की पावर -3 सेकेंड है। आगे कहता है व्हाट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो हमने करंट इन द रिंग जो है ये देखें लिखा हुआ है व्हाट इज द करंट इन द रिंग। तो हमने फाइंड क्या करना है, करंट इन द रिंग, और इसको आई से शो करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो आप स्टेटमेंट समझ गए हैं। ये फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट है कि जब भी हम किसी कॉइल के अंदर, किसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो हमने करंट को फाइंड करना है। फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, आप जानते हैं ओम लॉ के मुताबिक हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो चूंकि हमने करंट फाइंड करना है तो करंट क्या होगा, V ओवर आर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिए अगर हमने करंट को मालूम करना है तो हमारे पास ईएमएफ और रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस तो हमारे पास यहाँ पर ये दी गई है, लेकिन हमारे पास ईएमएफ नहीं है। यानी कि जब तक हमारे पास ईएमएफ नहीं होगी तब तक हम करंट को फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ईएमएफ को फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम फैराडेज लॉ को यूज़ करेंगे। तो फैराडेज लॉ क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब क्योंकि हमारे पास डेल्टा फाई नहीं है तो हम यहाँ पे डेल्टा फाई का फार्मूला लगा देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास फ्लक्स होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। फाई हमारे पास बी ए होता है, तो दोनों तरफ डेल्टा भी लगा दे, चूँकि यहाँ पे डेल्टा यूज़ हुआ है। तो ईएमएफ हमारे पास आएगा एन डेल्टा फाई, हमारे पास क्या आया डेल्टा बी इंटू ए ओवर डेल्टा टी। तो हमने यहाँ पे फ्लक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी डेल्टा बी इंटू ए। अब इसको मज़ीद आगे थोड़ा-सा सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास ये कॉपर रिंग है, कॉपर रिंग। तो कॉपर की रिंग, कोई भी हमारे पास रिंग वाली शेप हो तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है? तो हम लिख लेते हैं एन डेल्टा बी जो है, डेल्टा बी क्या होगा, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? डेल्टा बी होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज कैसे लेते हैं, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको लिख लेते हैं। और एरिया हमारे पास क्या है कॉपर रिंग का, पाई आर स्क्वायर ओवर डेल्टा टी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके ई को फाइंड कर सकते हैं, तो लिहाजा हम लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज।
ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ईएमएफ हमारे पास आएगा इज़ इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि उसने बोला अ कॉपर रिंग, एक हमारे पास कॉपर रिंग है, तो लिहाजा हमारे पास जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो हमारे पास 1 ही होगा, चूँकि हमारे पास एक ही रिंग है, एक कॉपर रिंग के लिए नंबर ऑफ लूप्स 1 लेना पड़ेगा। अगर 2 रिंग होती, 2 लूप्स होते, नंबर ऑफ लूप्स 2 हो जाते, इस तरीके से सो ऑन। तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.4 है, माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.2 है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है, और आर का स्केयर, आर यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस हमारे पास है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। चूँकि आर का स्केयर है तो उसके ऊपर भी हम स्केयर लगाएंगे, और बटे में हमारे पास डेल्टा टी है, डेल्टा टी हमारे पास है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। ये 1 को आप वैसे ही लिख लें, 0.4 में से 0.2 को माइनस करें तो 0.2 ही आएगा। 3.14 लिख लें, इसका स्क्वायर ओपन करें, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 10 की पावर 2 2 4 हो जाएगा, ओवर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये 10 की पावर माइनस 4 आएगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई किया 3.14 और 0.2 के साथ, तो ये हमारे पास आया 1.0048 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से, और बटे में हमारे पास क्या है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब 10 की पावर माइनस 3 से आप 10 की पावर माइनस 3 को काट दीजिए, तो ईएमएफ हमारे पास आएगी 1.0048 ओवर 5 आएगी, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1.0048 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास ईएमएफ का आंसर आया 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ईएमएफ फाइंड कर ली। उसने ईएमएफ फाइंड करवाने का कहा नहीं था, उसने हमसे करंट को फाइंड करवाना है, लेकिन करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ईएमएफ का होना ज़रूरी है, इसलिए हमने ईएमएफ को पहले फैराडेज लॉ को यूज़ करके फाइंड किया। अब हम फार्मूला लगा देते हैं करंट का। नो, करंट हमारे पास है ई एम एफ ओवर आर, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं ताकि हमारे पास करंट आ सके, तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, वैल्यूज़ पुट करने से तो करंट हमारे पास आएगा ई एम एफ 0.2 आया ओवर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है 1 इंटू 10, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, तो आई आप ऐसे ही लिख लें, और इसको आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 10 की पावर माइनस 3 से जस्ट डिवाइड कर दें तो ये आएगा हमारे पास 200.96, और करंट क्या होता है एम्पेयर। तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, करंट हमारे पास आएगा 201 एम्पेयर। ठीक है ना, चूँकि ये इशारिया के बाद जो 9 है ये 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले को हम एक इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आ चुकी है विच इज़ 201 एम्पेयर। तो इस तरीके से हमने करंट को फाइंड कर लिया। करंट को फाइंड करने के लिए पहले हमें ईएमएफ को फाइंड करना पड़ा फैराडेज लॉ लगा के, उसके बाद फिर हमने इस फार्मूले को लगा के इसमें ईएमएफ जो हमने पहले कैलकुलेट किया इसको, और रेजिस्टेंस उसने दी हुई है गिवन डाटा में पुट किया, दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा। आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 को सॉल्व करेंगे। ये वाला न्यूमेरिकल भी पांचवा न्यूमेरिकल जो भी हमने सॉल्व किया है तकरीबन उसके जैसा ही है। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, तो एक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 10 है, तो हम गिवन डाटा के अंदर वैल्यूज़ को लिखते जाते हैं। गिवन डाटा के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए गए हैं, इसको हम कैपिटल एन से शो करेंगे विच आर 10, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और कॉइल का एरिया हमें दिया गया है, तो ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो 35 सेंटी 10 की पावर माइनस 2 होता है। अब क्योंकि सेंटी के ऊपर स्क्वायर भी है, तो 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। आगे मीटर स्क्वायर वैसे ही लगा दें, और ये जो कॉइल है
ये पड़ी हुई है इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.5 टेस्ला। तो हम लिख लेते हैं इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है, इनिशियल के लिए आई लगा दें, विच इज 0.5 टेस्ला। अब कहता है द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से पुल कर लिया गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लिया गया तो मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या हो जाएगी, इस कॉइल की जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी एफ फॉर फाइनल, ये हमारे पास 0 टेस्ला हो जाएगी, क्योंकि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से पुल कर लिया गया है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई इन 1 सेकंड। तो टाइम कितना दिया गया 1 सेकंड, ठीक है ना। आगे कहता है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो आपने फाइंड क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंबल ई होता है, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फिर दोबारा वही फैराडेज लॉ को यूज़ करेंगे। फैराडेज लॉ क्या होता है कि ई एम एफ इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं यूजिंग फैराडेज लॉ। उसी फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ई एम एफ हमारे पास है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अभी आपको मैंने बताया था कि फ्लक्स हमारे पास होता है बी इंटू ए, ठीक है। तो चूंकि ये फ्लक्स के साथ डेल्टा लगा हुआ है, तो अगर इधर डेल्टा लगाएंगे तो इस तरफ भी आप लगा दें। तो डेल्टा फाई किसके बराबर आया, डेल्टा बी इंटू ए के। तो यहाँ पे पुट कर दें, ई एम एफ हमारे पास आएगी एन डेल्टा बी इंटू ए ओवर डेल्टा टी, ठीक हो गया। डेल्टा फाई की जगह पे हमने डेल्टा बी इंटू ए पुट कर दिया। अब इसको आगे लिखते हैं, ई एम एफ इज इक्वल टू एन डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। डेल्टा फॉर चेंज और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। तो डेल्टा बी की जगह पे आप लिख सकते हैं फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। एरिया को आप ए ही रहने दें, क्योंकि इसने एरिया हमें दिया हुआ है। पिछले न्यूमेरिकल में हमने एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर पुट किया था, क्योंकि उसने उसमें रेडियस दिया था। तो इसलिए हमने उस पे एरिया का फार्मूला रेडियस के फॉर्म में पुट किया था, इस पे ज़रूरत नहीं है। अब बटे में डेल्टा टी लिख दें। तो ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारी ईएमएफ आ जाएगी। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारे पास आएगा ई एम एफ इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है, इसको लिख लें, इनटू फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0 माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.5 इंटू एरिया हमारे पास है 35 इंटू 10 की पावर -4 ओवर टाइम है। तो टाइम हमारे पास जस्ट 1 सेकेंड है, तो इसको ऐसे 1 ही लिख दें। अब ये ईएमएफ हमारे पास आएगा 10 लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास आएगा -0.5 इंटू और एरिया हमारे पास क्या आया 35 इंटू 10 की पावर -4 आया। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। ये माइनस आप शुरू में ले आएँ, स्टार्ट के अंदर ले आएँ। 35 ज़रब 10 की पावर -4, इसको ज़रब करते हैं 0.5 और ज़रब करते हैं 10 के साथ। तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 0.0175। और आप जानते हैं ईएमएफ करंट वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ना, ये ईएमएफ की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जिसको हम लेंज़ेज़ लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि हमने तो ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिहाजा अगर आप माइनस को ना भी लिखें तो आंसर आपका ठीक होगा। तो हम लिख लेते हैं इसको इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे ईएमएफ की, यानी कि इसकी वैल्यू लिखेंगे, उसको डायरेक्शन नहीं बताएंगे। तो ईएमएफ हमारे पास आएगी 1.75, ठीक है। अब आप इशारिया पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद ले आएँ, यानी कि आप इस आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इशारिया कितने इंच से आगे गया, 2 इंच से। तो ये हमारे पास आएगा फिर 10 की पावर -2 और साथ आप यहाँ पे वोल्ट लगा दें। तो ये हमारे पास आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे हमने फैराडेज लॉ को यूज़ किया, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की, वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर से सॉल्व किया, तो हमारे पास ईएमएफ का आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला न्यूमेरिकल नंबर 6 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।